डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय सुदामा सर। लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन डिसीजेस का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था और अब हम इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो आइए इसके सेकेंड पार्ट की चर्चा करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास जो हमारी इसके पहले जो पार्ट 1 वाली क्लास थी, इसमें हमने डिस्कस किया था बीमारियों के बारे में, डिजीज़ेस के बारे में, और साथ ही हमने जब 2 टाइप पढ़े थे उसके, संक्रामक और असंक्रामक या गैर संक्रामक बीमारियां, तो उसमें से हमने संक्रामक रोग में वायरल डिजीजेस तक कवर कर लिया था। वायरल डिजीजेस के सारे एग्जाम्पल हो गए थे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल डिजीजेस, मतलब जीवाणु से होने वाले रोग। तो देखिए, बैक्टीरियल डिजीजेस जो होती हैं ये भी जो हैं एक प्रकार की संक्रामक रोग हैं, या कहा जाए तो इन्फेक्शियस डिजीज ही है। और इनका जो कॉज होता है, इनका जो कारक होता है, वो होता है बैक्टीरिया या जीवाणु। तो बैक्टीरियल डिजीजेस में जो पहला रोग है वो है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है ना। ट्यूबरक्लोसिस को हम लोग क्षय रोग या तपेदिक भी कहते हैं। और इसका जो पैथोजन है, इसका जो रोगजनक है, उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है ना। एमटीबी भी कहा जाता है या एमटीबी बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ठीक। अच्छा, ये जो पैथोजन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है हमारे लंग्स को। और लंग्स में भी सबसे छोटा जो यूनिट होता है, जिसको हम लोग एल्वियोलाई कहते हैं, उसको प्रभावित करता है, उसको अफेक्ट करता है। और ये कफिंग या स्नीजिंग जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, मतलब खांसने और छींकने की जो बूंदें होती हैं, उनसे ये फैलता है। ठीक है। तो पैथोजन का नाम हो गया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और ये किसको अफेक्ट करेगा? लंग्स को, और साथ ही फैलता है कफिंग और सीजनिंग ड्रॉपलेट से। और देखिए कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो टीका या वैक्सीन हम लोग यूज़ करते हैं, उसका नाम है BCG। फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलामिथिक यूरिन। ये BCG जो है, ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज़ होने वाला या उपयोग में आने वाला टीका है या वैक्सीन है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रोग है, नेक्स्ट डिजीज है कॉलेरा। कॉलेरा को हिंदी में हैजा कहा जाता है। इसका जो पैथोजन है, इसका जो रोगजनक है, उसका नाम है विब्रियो कॉलेरेई। ये पैथोजन जो है ये छोटी आंतों को प्रभावित करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। और ये फैलता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। ठीक है। मतलब प्रदूषित जल एवं भोजन से। और साथ ही साथ इसको बहुत अधिक मात्रा में फैलाने वाली है मक्खियाँ। मक्खियाँ जब किसी गंदगी पर बैठती हैं और यदि उस गंदगी में कॉलेरा का बैक्टीरिया है, तो वो उनके माध्यम से, या कहा जाए तो वो एज अ वेक्टर काम करती हैं, एज अ कैरियर काम करती हैं। किसके लिए? कॉलेरा के बैक्टीरिया को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जो घरेलू मक्खियाँ होती हैं, ये भी इसको फैलाती हैं। और साथ ही कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से भी फैलता है। ठीक। चलिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, नेक्स्ट रोग है वूपिंग कफ या पर्ट्यूसिस। इसी को हम लोग काली खांसी भी कहते हैं। इसका जो पैथोजन है, इसका जो रोगजनक है, इसका नाम है ब्रोडेटेला पर्ट्यूसिस। तो अच्छा, एक चीज़ इसमें मैं आपको बता दूं, जितने भी बैक्टीरियल डिजीज हैं, यहाँ पर आपने एक चीज़ कॉमन देखी। जैसे हमने देखा ट्यूबरक्लोसिस, तो इसमें देखिए बैक्टीरिया के नाम में ही ट्यूबरक्लोसिस है। वैसे हमने देखा कॉलेरा, तो बैक्टीरिया के नाम में ही क्या है? कॉलेरा है। ऐसे ही देखिए वूपिंग कफ या पर्ट्यूसिस, बैक्टीरिया के नाम में ही क्या है? पर्ट्यूसिस। तो ये हमारे लिए एग्जाम में आंसर करना काफ़ी आसान हो जाता है यदि हमसे जो पैथोजन का नाम पूछता है वो भी खास करके बैक्टीरियल पैथोजन का नाम पूछता है तो। ठीक। अच्छा, वूपिंग कफ जो है या काली खांसी जो है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक या श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है और ये भी फैलती है खांसने और छींचने वाली बूंदों से या कफिंग एंड स्नीजिंग ड्रॉपलेट से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बुवानिक प्लेग। बुवानिक प्लेग का जो पैथोजन होता है, रोगजनक होता है, इसका नाम है यर्सिनिया पेस्टिस। हाँ, हालांकि देखिए इसमें जो है प्लेग का कहीं नाम नहीं आया है। तो ऐसे 1-2 अपवाद भी हैं जहाँ पर जो है बीमारी का नाम जो है पैथोजन के नाम में नहीं आता है बैक्टीरिया में। प्लेग उसका एक एग्जाम्पल है, उसका एक उदाहरण है। यर्सिनिया पेस्टिस इसके पैथोजन का नाम है। देखिए, मोस्टली ये अफेक्ट करता है लिम्फ नोड को। लिम्फ नोड मतलब जो है लसिका ग्रंथियाँ। देखिए, लसिका ग्रंथियाँ इसमें जो है उसमें सूजन आ जाती है। बुवानिक प्लेग में लसिका ग्रंथियों में या लिम्फ नोड में क्या आ जाती है? सूजन आती है, स्वेलिंग आ जाती है।
और सूजन इतनी आ जाती है कि ये वो मुर्गी के अंडे के बराबर की हो जाती है, ठीक है ना। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अंग है वो है लिम्फ नोड, लसिका ग्रंथियाँ। इसके अलावा इसमें आर्मपिट्स और नेक मतलब हमारी बगलें और गर्दन प्रभावित होती है। और ये फैलता है उन कीटों से जो चूहों या चूहे जैसे जानवरों के ऊपर पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जैसे कहा जाता है कि प्लेग जो है वो चूहों से फैलता था, लेकिन हाँ ठीक है, चूहे भी जो है इनके ऊपर एक छोटे छोटे कीड़े पाए जाते हैं और वो उनके माध्यम से जो है फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है बैक्टीरियल डिजीज में टिटनेस। टिटनेस जो है इसका जो रोगजनक है, इसका जो पैथोजन है उसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, और ये अफेक्ट करता है ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम को, मतलब हमारी तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को, और साथ ही साथ मसल्स को। तो आप देखेंगे कि टिटनेस का जो लक्षण है वो है सडन मसल स्पैज्म, मतलब अचानक जो है मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, ठीक है ना। तो ये होता क्यों है, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम प्रभावित हुआ रहता है और ये असर डालता है किस पर, तो मसल्स पर असर डालता है, ठीक है। और टिटनेस जो है ये रस्टेड इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जंग लगे औजारों से फैलता है या डर्ट से मतलब धूल मिट्टी से फैलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है गोनोरिया। गोनोरिया जिसको सुजाक रोग भी कहा जाता है, इसका जो पैथोजन है इसका नाम है निसेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया, ठीक है ना। निसेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया जो है ये गोनोरिया या सुजाक रोग फैलाता है और ये अफेक्ट करता है जेनिटल्स को, मतलब जनांगों को अफेक्ट करता है, और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है, मतलब यौन संपर्क से फैलता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है लेप्रोसी। लेप्रोसी का कॉमन नेम है कुष्ठ या कोढ़ भी कहा जाता है। इसके पैथोजन का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई, और ये शरीर के जिस भाग को प्रभावित करता है वो स्किन मतलब त्वचा, आईज मतलब आंखें, नोज मतलब नाक, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। और ये जो है कांटेक्ट या स्पर्श या छूने से फैलता है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है इसके पैथोजन या रोगजनक का नाम है कैरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया, ठीक है ना। इसके पैथोजन का नाम है कैरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी, और ये शरीर के जिस भाग को प्रभावित करता है ये नाक या नोज, इसके अलावा थ्रोट मतलब गला, और लिम्फ नोड। मतलब देखा जाए तो ये पूरे श्वसन तंत्र को नहीं प्रभावित करता है, मतलब थोड़े से भाग को प्रभावित करता है जिसमें नाक और गला आता है, और साथ ही साथ उसके बाद ये प्रभावित करता है लसिका ग्रंथियों को, ठीक है ना, लिम्फ नोड्स को। और ये फैलता है कफिंग और स्नीजिंग ड्रॉपलेट से, मतलब खांसने और छींकने की जो बूंदें आती हैं वायु में, हवा में, उनसे ये फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है बैक्टीरियल डिजीज में टाइफॉइड। टाइफॉइड या जिसको आंत ज्वर या मियादी बुखार भी कहा जाता है, आम भाषा में मियादी बुखार या आंत ज्वर कहा जाता है इसको, ठीक। इसके जो पैथोजन है, रोगजनक है, इसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी वो बैक्टीरिया है जो टाइफॉइड या आंत ज्वर फैलाता है, और ये प्रभावित करता है स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत को। मतलब आपको जो है इस रोग में, टाइफाइड में, आपको ये देखने को मिलेगा उल्टी, दस्त, डायरिया जैसी समस्या होती है, और साथ ही साथ बुखार भी आता है, और ये फैलता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, प्रदूषित जल एवं भोजन से, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग या बोटुलिज्म भी कहा जाता है, ठीक। इसके लिए जो बैक्टीरिया या पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है इसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया, ठीक है ना। बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। इससे जो है विषाक्तता होती है, बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग होती है, मतलब ये भी किसको प्रभावित करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रभावित करेगा, छोटी आंत को प्रभावित करेगा। और इसमें जो लक्षण देखने को मिलते हैं वो उल्टी आना, दस्त होना, ये इसके लक्षण हैं, मतलब वॉमिटिंग एंड डायरिया। और ये फैलता है प्रदूषित जल से और भोजन से, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एग्जांपल है इसके बाद एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स जो रोग है इसका जो बैक्टीरिया है, पैथोजन है, इसका नाम है बैसिलस एंथ्रासिस, ठीक है। तो बैसिलस एंथ्रासिस जो है ये एंथ्रैक्स नामक रोग के लिए जिम्मेदार है, और ये अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है स्किन मतलब हमारी त्वचा को, और इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम को मतलब श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है।
और देखिए एंथ्रेक्स जो है सिंपल, यदि इसके स्पोर्स एयर में भी हों तो ये फैल सकता है, और यदि कोई अफेक्टेड पर्सन है तो उसकी कफिंग और स्नीजिंग ड्रॉपलेट से फैलता है। ठीक है ना। तो एंथ्रेक्स जो है इसके स्पोर्स जो है यदि एयर में छोड़ दिए जाए सिंपली तो एयर से भी फैल जाएंगे, और साथ ही साथ जो है ये खांसने और छींकने की जो बूंदें जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं उनसे भी फैलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है पायरिया। पायरिया को जो है पेरियोडोंटाइटिस भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो इसका जो साइंटिफिक नाम है ये है पेरियोडोंटाइटिस, और आम भाषा में इसको हम लोग पायरिया भी बोलते हैं। पायरिया अफेक्ट करता है, ये प्रभावित करता है हमारे गम्स को, मसूड़ों को प्रभावित करता है, जिसमें मसूड़ों में सूजन आ जाता है, पस जमने लगता है या ब्लीडिंग होती है। और इसके लिए जो है बहुत सारे ग्राम नेगेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना। बैक्टीरियाज की दो प्रजातियां हो सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। ठीक है ना। स्टेन करने के आधार पर हम लोग बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक कहलाते हैं ग्राम पॉजिटिव और दूसरे कहलाते हैं ग्राम नेगेटिव। इन ग्राम नेगेटिव में भी जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, मतलब जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, उनके द्वारा, मतलब बहुत सारी ऐसी वेराइटीज़ हैं ग्राम नेगेटिव एनारोबिक बैक्टीरियाज की जो पायरिया रोग फैलाते हैं, जिनके कारण मनुष्य के इंसानों में जो है मसूड़े या गम्स प्रभावित होते हैं, ब्लीडिंग और जो है सूजन की समस्या होती है। ठीक है। और ये फैलता कैसे, इसकी स्प्रेडिंग कैसे होती है, तो यदि हम लोग जो है मुंह की साफ सफाई नहीं रखते हैं, मतलब जो पान गुटखा चबाते हैं उनके लिए भी ये फैल सकता है, और साथ ही साथ ये फैलता है दूषित भोजन से और जल से। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सिफिलिस। सिफिलिस को उपदंश भी कहा जाता है, और इसके लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है इसका नाम है ट्रिपोनिमा पैलाडियम। ठीक है। तो ट्रिपोनिमा पैलाडियम वो बैक्टीरिया है जिसके द्वारा सिफिलिस नामक रोग होता है। अच्छा, ये प्रभावित करता है जननांगों को, मतलब जेनिटल्स को, इसके अलावा रेक्टम को, मतलब मलाशय को, और इसके बाद जो है आगे चल करके ये बढ़ जाता है तो अफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, और फैलता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, मतलब यौन संपर्क से फैलता है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हमने दो डिजीजेस देखी जो यौन संपर्क से फैलता है बैक्टीरियल डिजीज में, एक तो गोनोरिया और दूसरा सिफिलिस। ठीक है। और वायरल डिजीज में हमने देखा था कि जो एड्स होता है ये भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है। तो हमें ये याद रखना है कि ऐसी डिजीजेज या ऐसे रोग जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलते हैं, यौन संपर्क से फैलते हैं, उन्हें कहा जाता है एसटीडी। एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया, इसके एग्जाम्पल में, इसके उदाहरण में आता है एड्स, सिफिलिस और गोनोरिया। ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें हिंदी में कहा जाता है यौन संचारी रोग। ठीक है ना। यौन संचारी रोग भी कहा जाता है, या इसे इंग्लिश में कहा जाएगा एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक। तो ये भी आपको याद रखना है, अलग से जो है थोड़ा सा टॉपिक से हटके ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक तो हमने बैक्टीरियल डिजीजेस सारे डिस्कस किए। अब नेक्स्ट हमारा पैथोजन है फंगल डिजीजेस या फंगल कवर। ठीक है ना। फंगई जो होता है, देखिए फंगई वैसे तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन कुछ फंगई जो हैं, कुछ कवक जो हैं, ये रोग भी फैलाते हैं। जैसे पहला रोग है इसमें रिंगवॉर्म, या जिसको आम भाषा में हम लोग दाद कहते हैं। ठीक है ना। तो दाद को फैलाने वाला जो फंगस है, जो कवक है, इसका नाम है टीनिया कॉर्पोरिस। ठीक। हालांकि बहुत सारी वैरायटीज है फंगस की जो दाद फैलाती हैं, लेकिन मोस्टली किसके द्वारा देखा गया है, ये टीनिया कॉर्पोरिस के द्वारा देखा गया है। और ये अफेक्ट करता है त्वचा को, मतलब त्वचा में जो है छोटे छोटे दाने भर आएंगे। मोस्टली वो जो है सर्किल शेप के होते हैं, गोल होते हैं, इसलिए इस बीमारी का नाम ही रिंगवॉर्म पड़ा है। और ये फैलते हैं टच से, स्पर्श से या छूने से फैलते हैं, कॉन्टैक्ट से फैलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एथलीट फूड। एथलीट फूड जो है इसको फैलाने वाला या इसका कारक जो है, रोगजनक जो है, इसका नाम है टीनिया पेडिस। ठीक है। यहाँ देखिए कॉर्पोरिस जो है ये दाद के लिए जिम्मेदार था, टीनिया पेडिस जो है ये जिम्मेदार है एथलीट फूड के लिए। ये पैर के पंजों को, मतलब फीट को प्रभावित करता है, मतलब ये बीच बीच में जो है, यदि पैर के
पंजों की सफाई अच्छे से नहीं रखी जाती है, उसमें पसीना होने लगता है, तब ये फैलता है। ठीक है, और ये फैलता है किससे? टच से या पसीने से, मतलब स्पर्श से और पसीने से फैलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है बाल्डनेस या गंजापन। याद रखिएगा कि ये बाल्डनेस जो हम लोग बात कर रहे हैं ये पैची हेयर लॉस है, मतलब थोड़े छोटे छोटे गुच्छों में जो है गंजापन जो होता है ये फंगल डिजीज है, जो है कवक से होने वाला रोग है। इसको जो रोगजनक है, इसका जो पैथोजन है, इसका नाम है टीनिया कैपिटिस। ठीक है ना, तो हमें ये भी याद रखना है कि टीनिया कॉर्पोरिस फॉर रिंगवॉर्म, टीनिया पेडिस फॉर एथलीट फूट और टीनिया कैपिटिस फॉर बाल्डनेस या गंजापन। ये सर को प्रभावित करेगा, ठीक, जिसमें जो है हेयर लॉस होने लगेगा और ये फैलता है छूने से ही फैलता है, बाय कॉन्टैक्ट या टच से फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जो फंगल डिजीज का है ये है ओरल थ्रस, मतलब मुख का थ्रस। इस रोग को फैलाने वाला, मतलब इसका रोगजनक जो है, इसका जो पैथोजन जो है, इसका नाम है कैंडिडा एब्लिकन्स। ठीक है, कैंडिडा एब्लिकन्स जो है ये ओरल थ्रस फैलाता है। ये किसको प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है टंग को, मतलब हमारी जीभ को, और इनर चीक लाइनिंग को, मतलब हमारे मुख गुहा जो होती है, हमारे जो अंदर की जो आंतरिक गाल की परतें होती हैं, इनमें ये फैलता है। ठीक है, तो इनमें जो है लाल लाल धब्बे या वाइट वाइट पैचेस, सफ़ेद धब्बे देखने को मिलने लगते हैं। ठीक, और ये फैलता है कंटामिनेटेड फूड और वाटर से, मतलब दूषित जल और भोजन से फैलता है। ठीक है, ओरल थ्रस। नेक्स्ट एग्जांपल है फंगल अस्थमा। याद रखिएगा मैंने कहा है फंगल अस्थमा। अस्थमा के बहुत सारे टाइप होते हैं, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं फंगल अस्थमा की, जो एक प्रकार की एलर्जी है और ये फैलती है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। ठीक है ना, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस फंगस से, और ये प्रभावित करता है लंग्स को। सारे अस्थमा जो है ये लंग्स को ही प्रभावित करते हैं, इसमें से फंगल अस्थमा जो है इसके लिए जो मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फंगस है ये है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। ठीक है, अब ये हमें जो है नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस में भी फंगल डिजीज मिलेगा, इसलिए हमें याद रखना कि फंगल अस्थमा जो है ये एक प्रकार की एलर्जी है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से फैलता है, लंग्स को, फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक, और ये फैलता है किससे? तो ये फैलता है कफिंग एंड स्नीजिंग ड्रॉपलेट से, मतलब खांसने और छींकने की बूंदों से फैलता है। ठीक, तो ये कुछ रोग थे जो फंगस या कवक के कारण जो है मनुष्यों में होते हैं। अच्छा, दो तीन चीज़ें और हमें याद रखना है, जैसे याद रखिएगा कि फंगी जो हैं, कवक जो होते हैं, ये हमारे लिए एज अ सोर्स ऑफ फूड है। ठीक है ना, इनसे हमें भोजन प्राप्त होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मशरूम। ठीक, और साथ ही बहुत सारी दवाइयाँ, खास करके एंटीबायोटिक जो हैं, ये भी हमें प्राप्त होती हैं कवक से, फंगस से। तो फंगस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे फूड का भी सोर्स है और मेडिसिन, मतलब दवाइयों का भी सोर्स है, और खासकर एंटीबायोटिक के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। अच्छा, दूसरा देखिए कि जितना भी कार्बन रिसाइकल होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है ना, मतलब मान लीजिए जैसे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, इनके मृत शरीर से जितना भी कार्बन जो है वो रिसाइकल होता है, उसका 85% जो है 85% जो है नेचर में फंगी करते हैं। तो फंगी हमारे लिए जो है बहुत अच्छे सफाई कर्मी का काम करती हैं, और ये कार्बन के पुनर्चक्रण में हमारी मदद करती हैं। मतलब हमारा खाद जो बनता है उसके पीछे जो बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत मेजर रोल होता है, वो होता है फंगी का, कवक का। तो हमें ये भी याद रखना है। ठीक है, तो चलिए ये हो गए फंगल डिजीजेस या कवक जनित रोग। अब आगे एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ डिजीजेस या प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। इसमें पहला रोग एग्जाम्पल है मलेरिया। मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है, और इसके लिए जो प्रोटोजोआ रोगजनक है इसका या पैथोजन है, इसका नाम है प्लाज्मोडियम। देखिए प्लाज्मोडियम की बहुत सारी वैरायटीज पाई जाती है, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फाल्सीपेरम, मलेरी। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे इसकी स्पीसीज मिलती हैं, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं जीनस
प्रोटोजोआ जीनस प्लाज्मोडियम जो है ये पैथोजन या रोगजनक है, किसके लिए? मलेरिया के लिए। और इसकी बहुत सारी स्पीसीज मिलती हैं जैसे वाइविक्स फाल्सिपेरम या मलेरिया, जिसके कारण मलेरिया होता है। ठीक, अच्छा, ये प्रभावित करता है, सबसे पहले प्रभावित करता है आरबीसी को। मतलब जैसे ही मलेरिया का परजीवी शरीर में प्रवेश करता है तो ये जहाँ जाकर के निवास करता है, ठीक है ना, इसके लिए जो होस्ट सेल होती हैं ये होती हैं ह्यूमन आरबीसी, लाल रुधिर कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, उसके बाद ये अफेक्ट करता है स्प्लीन को, मतलब प्लीहा को, और लिवर को, यकृत को। ठीक है, तो मलेरिया आरबीसी को मतलब ब्लड को प्रभावित करता है, उसके बाद स्प्लीन को और लिवर को, और ये फैलता है एक विशेष प्रकार के मच्छर की प्रजाति से जिसका नाम है एनोफ्लीस। तो फीमेल एनोफ्लीस, मादा एनोफ्लीस मच्छर जो है ये फैलाती है मलेरिया नामक रोग। अच्छा, दूसरा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें मलेरिया के बारे में याद रखना है। रोनाल्ड रॉस एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि मलेरिया का परजीवी पैथोजन जो है इसकी होस्ट सेल जो है आरबीसी होती है, इसलिए इन्हें मलेरिया मैन भी कहा जाता है। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस व्यक्ति को या हु इज़ नोन एज मलेरिया मैन कहा जाता है, तो आंसर है रोनाल्ड रॉस। ठीक, अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि क्विनिन या हिंदी में कुनेन कहा जाता है, ये मलेरिया के लिए नेचुरल मेडिसिन है, प्राकृतिक दवा है, और ये दवा प्राप्त की जाती है सिंकोना नामक वृक्ष के छाल से, सिंकोना बार्क से ये दवा हमें प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। और इसके लिए जो आर्टिफिशियल दवाई है, आर्टिफिशियल जो मेडिसिन है मलेरिया के लिए, उसका नाम है क्लोरोक्वीन। ठीक है ना, क्लोरोक्वीन जो है ये मलेरिया के लिए कृत्रिम दवाई है जो लैब में प्रिपेयर की जाती है। क्लोरोक्वीन या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में हमारा पूछा जा चुका है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मलेरिया मैन किसे कहा जाता है, नेचुरल मेडिसिन फॉर मलेरिया, आर्टिफिशियल मेडिसिन फॉर मलेरिया, और सोर्स ऑफ कुनेन। ठीक, चलिए नेक्स्ट डिजीज का नाम है काला आजार, विसरल लेशमानियासिस भी कहा जाता है इसको, काला आजार या विसरल लेशमानियासिस, आंतरिक लेशमानियासिस भी कहा जाता है। ये जिस पैथोजन, जिस परजीवी के कारण फैलता है उसका नाम है लेशमैनिया डोनोवानी। ठीक है ना, तो लेशमैनिया डोनोवानी वो प्रोटोजोआ है जिसके कारण काला आजार या लेशमानियासिस फैलता है। ये अफेक्ट करता है सबसे पहले स्प्लीन को, उसके बाद लिवर को, और उसके बाद जाकर के बोन मैरो को प्रभावित करता है, अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। और ये फैलता है, स्प्रेडिंग इसकी जो होती है सैंड फ्लाई बालू मक्खी से। ठीक है ना, तो ये आप सैंड फ्लाई भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ ये आप जो है एनोफ्लीस मच्छर या एनोफ्लीस मॉस्किटो भी देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है उनके दोनों की फ़ोटोज़ या पिक्चर भी रख दी है ताकि आप देख करके समझ जाएं कि किस प्रकार के वाहक होते हैं जो मलेरिया या काला आजार जैसी बीमारियाँ फैलाते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल प्रोटोजोआ डिजीज़ में है अमीबिक डिसेंट्री, अमीबी पैचिस भी कहा जाता है। ये रोग जो है हमें अमीबा की एक वैरायटी फैलाती है जिसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, और ये हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है ना, कि अमीबिक पैचिस या अमीबिक डिसेंट्री जो है ये किस परजीवी, किस पैथोजन के द्वारा फैलती है, तो इसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। छोटी आंतों को प्रभावित करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। स्वाभाविक सी बात है, पैचिस मतलब ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र की समस्या है, और ये फैलता है कंटामिनेटेड फूड और वाटर से, प्रदूषित जल और भोजन से फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट जो बीमारी है, जो रोग है, इसका नाम है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, इसको निद्रा रोग भी कहा जाता है। इसके लिए जो पैथोजन जिम्मेदार है इसका नाम है ट्रिप्नोसोमा ब्रुसीरोडेंसिस। ठीक है ना, क्या नाम है, ट्रिप्नोसोमा ब्रुसीरोडेंसिस। ये जो है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस या निद्रा रोग का रोग कारक है, ये रोगजनक है, पैथोजन है, और ये अफेक्ट करता है ब्रेन को, मस्तिष्क को प्रभावित करता है, और जिस व्यक्ति को होगा उसको लगातार नींद की समस्या आती है। ठीक है, और ये फैलता है सीसी फ्लाई, सीसी मक्खी से फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज़ का नाम है जियार्डियासिस। जियार्डियासिस जो है
ये जिस रोगजनक जिस पैथोजन से फैलता है इसका नाम है जियार्डिया लैम्बिलिया, ठीक है। और ये अफेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, छोटी आंत को। जियार्डिया लैम्बिलिया एक प्रोटोजोआ है जिसके कारण जियार्डियासिस होता है, जो छोटी आंतों को प्रभावित करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। इसमें भी जो है दस्त जैसी समस्या देखने को मिलती है और ये भी फैलता है कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर से, प्रदूषित जल एवं भोजन से फैलता है, ठीक। तो ये तो बात हुई किसकी, प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके संचारी रोगों में या संक्रामक रोगों में, वो हेलमिंथ, हेलमिंथ या कृमि रोग, ठीक है ना। हेलमिंथ दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो ये प्लेटी हेलमिंथिस हो सकते हैं जिनको फीता कृमि कहा जाता है, और दूसरा ये राउंड वॉर्म या एस्केलमेंथिस हो सकते हैं जिनको राउंड वॉर्म कहा जाता है, गोल कृमि कहा जाता है, ठीक है। तो इनके बारे में भी चर्चा करते हैं। इसमें पहला रोग जो हेलमिंथ या कृमि के कारण होता है उसका नाम है फाइलेरिया। फाइलेरिया को आम भाषा में हाथी पाँव भी कहा जाता है, ठीक। इसके लिए जो हेलमिंथ या जो कृमि जिम्मेदार है इसका नाम है वाउकेरिया बैनक्राफ्टी, ठीक है ना। क्या नाम है, वाउकेरिया बैनक्राफ्टी, जो हाथी पाँव या फाइलेरिया रोग फैलाता है और ये अफेक्ट करता है लिम्फेटिक सिस्टम को। एक्चुअली ये लिम्फेटिक सिस्टम को या लिम्फ नोड्स को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक होने के कारण क्या होता है, लिम्फ इकट्ठा होने लगता है, जमने लगता है, और जिसके कारण हाथ में, पैर में या शरीर के किसी भी भाग में स्वेलिंग, सूजन आ जाती है, ठीक है ना। इसलिए इसको हाथी पाँव कहा जाता है, ठीक। अच्छा, और ये फैलता है किससे, मच्छरों से फैलता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बीमारी का नाम है टीनियासिस। टीनियासिस जो बीमारी है, जो रोग है, इसको फैलाने वाला जो कृमि है ये टेपवॉर्म है, फीता कृमि है, ठीक। अब देखिए इसमें जो है दो तरीके से, एक तो देखिए टीनिया सैंगिनाटा। टीनिया सैंगिनाटा जो है इसको कहा जाता है बीफ टेपवॉर्म, ठीक। मतलब ये जो है ये गाय या भैंस के मांस में देखने को मिलेगा, ठीक। और दूसरा है टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम जो है इसको कहा जाता है पोर्क टेपवॉर्म, मतलब ये सुअर के मांस में मिलता है। तो ऐसा व्यक्ति जो बीफ खाता है या पोर्क खाता है, ठीक है, तो उन्हें टीनियासिस हो सकता है, ठीक। ये स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करने वाला रोग है, स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रभावित करने वाला रोग है, और ये भी किससे फैलेगा, कंटैमिनेटेड बीफ से और पोर्क से। मतलब ऐसा व्यक्ति जो बीफ कंज्यूम करता है, ठीक है, गाय या भैंस का मांस खाता है या फिर सुअर का मांस खाता है, उसी में ये रोग देखने को मिलता है, टीनियासिस रोग। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है एस्केरेसिस। एस्केरेसिस जो है ये जो है जिस पैथोजन, जिस रोग जनक के कारण होता है, इसका नाम है एस्कैरिस लुब्रिकेटस, ठीक है ना। एस्कैरिस लुब्रिकेटस जो है ये अफेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, छोटी आंत को। खासकर बच्चों में देखने को मिलता है ये। जैसे हम लोग कहते हैं कि जो बच्चे मिट्टी खाते हैं या ज़्यादा मीठा खाते हैं उनके पेट में छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, तो ये वही कीड़े हैं जिसको हम लोग जो है एस्कैरिस कहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का गोल कृमि है, राउंड वॉर्म है, और ये फैलता है कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर से, प्रदूषित जल एवं भोजन से। इवन ये मिट्टी से भी फैलता है, मतलब डर्ट से भी फैलता है, ठीक। चलिए तो ये थे हेलमिंथिस डिजीजेस। अब देखिए यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया है कि हमारे जितने भी संचारी रोग या इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं उनके एग्जाम्पल, जहाँ पर हमने डिफरेंट जो वर्ग था, डिफरेंट जो ग्रुप्स थे पैथोजन के, उसके हिसाब से हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने डिस्कस किया जो वायरल डिजीजेस, वायरस से होने वाले रोग, उसके बाद बैक्टीरियल डिजीजेस, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, उसके बाद फंगल डिजीजेस, कवक से होने वाले रोग, और उसके बाद जो है प्रोटोजोआ और हेलमिंथ डिजीजेस, प्रोटोजोआ और कृमि से होने वाले रोग, ठीक। तो ये पढ़ा हमने किसके बारे में, इन्फेक्शियस डिजीजेस, संक्रामक रोग या संचारी रोगों के बारे में। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं असंक्रामक रोग, गैर संचारी रोग या नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस।
तो जैसा कि हमने इन्फेक्शियस में देखा था कि इन्फेक्शियस डिजीजेज जो हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं, और इनके कारक जो होते हैं ये होते हैं पैथोजन, परजीवी, जो बाहर से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और किसी भी व्यक्ति को बीमार कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करें यदि हम लोग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की, असंक्रामक रोग की या गैर संक्रामक रोगों की, तो ये जिन कारकों से होते हैं इसमें आता है हमारी आदतें या हैबिट। ठीक है, मतलब इसके लिए पैथोजन जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार है हमारी आदतें, हमारा वर्क प्लेस मतलब जहाँ हम लोग कार्य करते हैं, हमारा वातावरण जहाँ हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा शारीरिक स्थिति, बॉडी कंडीशन, ये कारक हैं किसके, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस के, असंक्रामक रोगों के। ठीक है, अच्छा, और दूसरा असंक्रामक रोग जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता नहीं, तो जो फैलते नहीं हैं वो नॉन इन्फेक्शियस, असंक्रामक, और जो फैले वो इन्फेक्शियस। ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं, चर्चा करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की, उदाहरण की। तो नॉन इन्फेक्शियस में पहला जो रोग है इसका नाम है कैंसर। अब देखिए कैंसर क्या होता है। कैंसर एक ऐसा रोग है जिसमें एक नॉर्मल सेल जो है एबनॉर्मल हो जाती है, असामान्य हो जाती है, और असामान्य होने पर ये लगातार बिना रुके जो है, अनकंट्रोलेबली जो है वो डिवाइड होने लगती है, विभाजित होने लगती है। तो यदि एक सामान्य कोशिका असामान्य हो जाए और वो बेकाबू होकर के लगातार विभाजित होने लगे बिना रुके, और साथ ही साथ जो है शरीर के दूसरे ऊतकों को नष्ट भी करने लगे, डिस्ट्रॉय करने लगे, तो इस प्रकार के रोग को, इस प्रकार के डिजीज को हम लोग बोलेंगे कैंसर। ठीक, ये तो बात हुई कि कैंसर हम लोग किसको कहते हैं। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू, ऊतकों के आधार पर कैंसर को बहुत सारे नाम दिए गए। फॉर एग्जाम्पल, इसमें पहला टाइप है कार्सिनोमा। देखिए कार्सिनोमा जो होता है ये एपिथेलियल मतलब उपकला ऊतक का जो है कैंसर होता है। कार्सिनोमा मतलब कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक का कैंसर। इसका एग्जाम्पल है स्किन कैंसर, त्वचा में होने वाला जो कैंसर है ये कार्सिनोमा का एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा उदाहरण, दूसरा टाइप सार्कोमा। सार्कोमा जो होता है ये मोस्टली कनेक्टिव टिश्यू या सपोर्टिव टिश्यू। ठीक है, हमें याद रखना है कनेक्टिव टिश्यू और सपोर्टिव टिश्यू दोनों प्रकार के टिश्यू का रोग जो होता है, कैंसर रोग जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सार्कोमा। अब इसमें आती है मोस्टली, देखिए कनेक्टिव टिश्यू में मोस्टली आती हैं बोन्स, ठीक है ना, कार्टिलेज, फैटी टिश्यू जो होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू हैं, तो इनके कैंसर को भी सार्कोमा कहा जाता है। साथ ही साथ मसल्स के कैंसर को भी क्या कहा जाता है, सार्कोमा कहा जाता है। ठीक है ना, तो मांसपेशियों में होने वाला कैंसर, हड्डियों में होने वाला कैंसर, कार्टिलेज, लिगामेंट या फैटी टिश्यू में होने वाला कैंसर जो है ये क्या कहलाता है, सार्कोमा कहलाता है। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट है टाइप माइलोमा। माइलोमा जो है ये बोन मैरो के कैंसर को कहा जाता है। ठीक है ना, अस्थि मज्जा के कैंसर को जो है ये कहलाता है माइलोमा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर दो टाइप है। यदि अस्थि मज्जा प्रभावित हुआ है, बोन मैरो प्रभावित होता है और प्लाज्मा कोशिकाएं इसके कारण प्रभावित होती हैं, तो ये कहलाएगा माइलोमा। अभी देखिए यदि बोन मैरो प्रभावित होता है और ये ब्लड सेल्स मतलब WBC की संख्या को बढ़ाने लगता है तो उसको कहा जाता है ल्यूकेमिया। मतलब ब्लड कैंसर को कहा जाता है ल्यूकेमिया, और क्योंकि ब्लड सेल्स जो हैं WBC जो हैं वो बोन मैरो में ही बनती हैं, तो ये एक स्पेशल टाइप है जिसको कहा जाएगा ल्यूकेमिया। मतलब ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया, उन बोन मैरो में यदि प्लाज्मा सेल्स अफेक्ट हुई हैं तो उसको माइलोमा कहा जाएगा। ठीक है ना, चलिए। लिम्फोमा जो है नाम से ही समझ में आ रहा है, लिम्फेटिक सिस्टम में यदि कैंसर होता है मतलब इसमें लिम्फ नोड्स प्रभावित होती हैं, लिम्फ नोड अफेक्ट होती हैं, वो कहलाएगा लिम्फोमा। ठीक, और लास्ट है मिक्स टाइप, मिश्रित प्रकार का। मतलब यदि कहीं पर भी इनमें से, इन सभी में से एक से अधिक टाइप देखा जाए या 2 की मिक्सिंग, 3 की मिक्सिंग देखा जाए तो वो कहलाएगा मिक्स टाइप या मिश्रित कैंसर। ठीक, तो ये जो है कैंसर के टाइप हैं ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू, ऊतकों के आधार पर।
और ये हमें याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि कैंसर को समझने के लिए दो चीज़ें हमें और समझना पड़ेगा। एक तो कार्सिनोजन और दूसरा ऑन्कोजीन। ठीक, क्योंकि ये टर्म्स हैं जो कैंसर से रिलेटेड हैं और ये हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ऐसा कोई भी एजेंट, ऐसा कोई भी कारक जिससे कैंसर होता है वो कहलाता है कार्सिनोजन। ठीक, ये हो सकते हैं रेडियोएक्टिव मटेरियल्स, हो सकते हैं ऐसे मटेरियल जो रेडियोधर्मिता दिखाते हैं, रेडिएशंस हो सकती हैं जैसे अल्ट्रावायलेट रेज, या कोई भी केमिकल हो सकता है जैसे, या पदार्थ हो सकता है जैसे टोबैको। तंबाकू में से बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जिसके कारण कैंसर होता है। ठीक, तो हर वो कारक जिसके कारण कैंसर हो सकता है उसको हम लोग कहते हैं कार्सिनोजन, पहली बात। अच्छा, दूसरा टर्म है ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन हमारे डीएनए में प्रेजेंट वो जीन है जो रिस्पॉन्सिबल है या जिसके कारण कैंसर होता है। तो कैंसर के लिए जिम्मेदार जो जीन है वो कहलाता है ऑन्कोजीन। अब इसको इस तरीके से समझिए, देखिए फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल सेल है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल सेल है और वो किसी कार्सिनोजन के संपर्क में आती है, मतलब कैंसर कॉजिंग एजेंट के संपर्क में आती है, ठीक है ना, कॉन्टैक्ट में आई, और उसके नॉर्मल डीएनए में एक ऑन्कोजीन जो प्रोटोटाइप था या अनएक्टिवेटेड था वो एक्टिवेटेड कंडीशन में आ गया। ठीक है ना, एक्टिवेटेड कंडीशन में आ गया और उसने एक्टिवेटेड ऑन्कोजीन का निर्माण कर लिया, एक्टिवेटेड ऑन्कोजीन का फॉर्मेशन कर लिया, और अब जो सेल है ये कैसी हो जाएगी, कैंसरस सेल हो जाएगी। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि पहली बात तो इसके बारे में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि द एजेंट, द मटेरियल विच कॉजेस कैंसर, मतलब ऐसा कोई भी कारक जिससे कैंसर होता है उसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कार्सिनोजन। एक सामान्य कोशिका यदि जो है कार्सिनोजन के संपर्क में आती है तो फिर उसमें निर्माण होता है, उसमें फॉर्मेशन होता है ऑन्कोजीन का। एक्टिव ऑन्कोजीन यदि किसी सेल में है तो वो कैंसरस सेल हो जाती है, और वो कैंसरस सेल जो है यही कैंसर रोग का कारक होती है। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है डेफिशिएंसी डिजीजेस। बहुत प्रकार की कमियां जो हैं ये हमारे शरीर में हो सकती हैं और जिनके कारण रोग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हार्मोनल डेफिशिएंसी, हार्मोन की कमी से होने वाले रोग, जैसे डायबिटीज़ जो इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से होता है, एडिसन्स डिजीज या एडिसन रोग जो स्टेरॉयड हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं, इनको एल्डोस्टेरॉन या कॉर्टिसोल कहा जाता है, इसके कारण होता है। तो ये कुछ रोग ऐसे हैं जो हार्मोनल डेफिशिएंसी डिजीज हैं। स्वाभाविक सी बात है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में नहीं फैलती हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल डेफिशिएंसी डिजीज में प्रोटीन डेफिशिएंसी, बच्चों में देखी जाने वाली डेफिशिएंसी जो प्रोटीन की कमी से होती है। एक एग्जाम्पल इसका क्वाशियोरकर और दूसरा एग्जाम्पल है मैरास्मस। ठीक है, दोनों में ही हमने देखा है कि बच्चों में जो है हाथ पैर कमजोर हो जाएंगे, दुबले पतले हो जाएंगे, बैली निकल आती है। ठीक है, डायरिया, डिसेंट्री, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो इसमें देखने को मिलते हैं क्वाशियोरकर, मैरास्मस में। ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। नेक्स्ट डेफिशिएंसी डिजीज में आता है विटामिन और मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज, मतलब विटामिन और खनिज लवण की कमी से होने वाले रोग। फॉर एग्जाम्पल जैसे विटामिन ए के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन B1 के कारण होता है बेरी, विटामिन सी के कारण होता है स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया। या ऐसे ही यदि हम लोग मिनरल्स की बात करें तो कैल्शियम डेफिशिएंसी जिसमें बोन और टूथ डिके होता है, आयोडीन डेफिशिएंसी से गोइटर घिंगा रोग होता है, आयरन डेफिशिएंसी से होता है एनीमिया। तो ये जो डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं ये भी जो है नॉन इन्फेक्शियस होती हैं, असंक्रामक होती हैं, और ये शरीर में होने वाले किसी भी पदार्थ या पोषक तत्व की कमी से होती हैं, चाहे वो हार्मोन हो सकते हैं या कोई भी न्यूट्रिएंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी है ऑक्यूपेशनल डिजीज के, व्यवसायिक रोग की। ठीक है, व्यवसायिक रोग या ऑक्यूपेशनल डिजीज वो डिजीजेस होती हैं जो व्यवसाय के कारण होती हैं, ऑक्यूपेशन के कारण होती हैं। इसमें पहला देखिए
ऑक्यूपेशनल अस्थमा, अभी देखिए अभी हमने डिस्कस किया था फंगल अस्थमा, तो ये क्या है ऑक्यूपेशनल अस्थमा। ऑक्यूपेशनल अस्थमा जो है व्यवसाय के कारण होता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसी जगह पर काम करता है जहाँ पर केमिकल हैं, गैसेस हैं, डस्ट हैं, और ये जा कर के उसके लंग्स को, उसके फेफड़ों को असर करते हैं, जो एक प्रकार की एलर्जी होती है, तो होता है ऑक्यूपेशनल अस्थमा। वहाँ पर हमने देखा था कि फंगस के कारण फंगल अस्थमा होता है। ठीक, अच्छा, तो ये अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है फेफड़ों को या श्वसन तंत्र को। दूसरा सिलिकोसिस, नाम से ही समझ में आ रहा है कि सिलिकॉन के कारण होगा। तो सिलिकोसिस जो है ये भी एक लंग डिजीज है, जो कहाँ पर देखने को मिलती है, तो यदि ऐसा व्यक्ति जो सिलिकॉन डस्ट में काम करता है या सिलिका डस्ट के आसपास काम करता है, वहाँ पर उसे जो है सिलिकोसिस होने का खतरा होता है। तो ये जो है ऑक्यूपेशनल डिजीजेस हैं, ये भी नॉन इन्फेक्शियस होती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है जेनेटिक डिजीजेस, अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोगों में पहला एग्जांपल है कलर ब्लाइंडनेस, वर्ण आंद्रता कहा जाता है। ये जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होने वाला है, नॉर्मली किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, पेरेंट्स से बच्चों में होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है अनुवांशिकता के कारण होता है, जेनेटिक मटेरियल में कमी के कारण होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हीमोफीलिया। याद रखिएगा हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये रानी विक्टोरिया के खानदान में देखा गया था। ठीक है, हीमोफीलिया रोग एक ऐसा रोग है जिसमें जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता। तो ये ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित है, ये हमें याद रखना है कि इसमें हीमोफीलिया रोग में ब्लड क्लॉट नहीं होता, ये भी एक जेनेटिक अनुवांशिकता के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है ये 21st ट्राइसोमी, मतलब क्या होता है 21वें नंबर का जो क्रोमोसोम होता है, जो गुणसूत्र होता है, उसमें पेयर की जगह ट्रिपलेट का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब 2 की जगह 3 जो है क्रोमोसोम गुणसूत्र देखने को मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति में जो है हमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा नॉर्मल व्यक्ति। ठीक है ना, तो वो कहलाता है डाउन सिंड्रोम। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो है एक ऐसी कंडीशन है जो फीमेल्स में देखने को मिलती है। क्यों होगा ये? तो ये इसलिए होता है जब जो है एक्स क्रोमोसोम, स्वाभाविक सी बात है एक्स और एक्स, 2 एक्स होते हैं तो वो नॉर्मल फीमेल होती है। यदि उसमें से एक एक्स मिसिंग हो जाएगा, मतलब ये फीमेल होगी, लेकिन इसमें जो है फीमेल के लक्षण कम देखने को मिलेंगे, बहुत सारे लक्षण नहीं देखने को मिलेंगे, तो ये कहलाता है टर्नर सिंड्रोम। ये भी जो है अनुवांशिक रोग है, जेनेटिक रोग डिसीज है। इसके अलावा है क्लाइनफेटर सिंड्रोम। क्लाइनफेटर सिंड्रोम जो है ये भी अनुवांशिक रोग है, जो आपको किस में देखने को मिलेगा? तो पुरुषों में देखने को मिलेगा। यदि पुरुषों में एक्स वाई के साथ एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाता है, मतलब नॉर्मली एक्स वाई जो होता है नॉर्मल मेल होता है, यदि एक्स वाई एक्स हो जाए तो वो कहलाता है क्लिनफेटर सिंड्रोम। ठीक है ना, तो सारे जेनेटिक डिजीजेस के कुछ एग्जांपल्स हैं। और ये भी कैसे होते हैं? तो ये भी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हैं, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। इनका कारक, इनका जो कॉज है वो कोई पैथोजन नहीं होता है, परजीवी नहीं होता है, बल्कि हमारी बॉडी कंडीशंस होती हैं, डीएनए में कमी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है वो सारे डिसऑर्डर जो ब्रेन, मस्तिष्क से रिलेटेड है या नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड है। तो ब्रेन और न्यूरल डिसऑर्डर भी जो है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पार्किंसन डिजीज, पार्किंसन रोग जो है, देखिए पार्किंसन रोग एक ऐसा रोग है जो धीरे धीरे नर्वस सिस्टम में फैलता है, इसलिए इसको कहा जाता है प्रोग्रेसिव। ठीक, और ये अफेक्ट करता है बॉडी मूवमेंट को। ठीक है ना, तो नॉर्मली पार्किंसन डिजीज का जो सिम्टम है, जो लक्षण है, वो है लकवा जो धीरे धीरे शरीर में फैलता है। इसमें मोस्टली अफेक्ट होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कारण जो है मसल्स में, मांसपेशियों में लकवा देखने को मिलता है। ठीक, दूसरा है अल्जाइमर डिजीज, भूलने की बीमारी कहा जाता है इसको। ये भी प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर, मतलब धीरे धीरे फैलता है, और ये होता है जब जो है कोशिकाएं जो हैं, ब्रेन सेल्स जो हैं, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं या डिजेनरेट होने लगती हैं या मरने लगती हैं, तब ये फैलता है और इसमें आदमी भूलने लगता है। तो ये भूलने की बीमारी है अल्जाइमर डिजीज।
एपिलेप्सी जिसको आम भाषा में मिर्गी कहा जाता है, ये भी एक प्रकार का ब्रेन डिसऑर्डर है, ठीक है। और इसमें जो है ब्रेन एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाती है, असामान्य हो जाती है और व्यक्ति को जो है झटके देखने को मिलता है एपिलेप्सी में, तो ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल है बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी भी एक प्रकार का न्यूरल डिसऑर्डर है जिसमें अचानक से जो है ये फेशियल मसल में अचानक से जो है आपको वीकनेस देखने को मिलती है, तो चेहरे का जो कहा जा सके आकार है वो मसल्स के जो है कहा जाए तो जल्दी अपना जो है चेंज कर लेना, ठीक है ना, आकार चेंज कर लेना अचानक हुई कमजोरी के कारण, ये कहलाता है बेल्स पाल्सी। तो ये भी एक प्रकार का लकवा ही मान सकते हैं हम लोग बेल्स पाल्सी भी, ठीक। तो ये सारे जो थे ये न्यूरल डिसऑर्डर थे या वो रोग थे जो हमारे मस्तिष्क या फिर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हैं। तो ये सब जो एग्जाम्पल अभी हमने देखा ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस थे जिनको हमने 5 अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग कैटेगरी में रख करके पढ़ा। अब कुछ टर्म्स हैं जो हमारे डिजीजेस से या रोगों से संबंधित है। इसमें पहला टर्म या पहला जो तथ्य है इसको नाम है एपिडेमिक या महामारी। देखिए एपिडेमिक या महामारी जो है हम उन रोगों को बोलते हैं जो इन्फेक्शियस हो, पहली बात संक्रामक हो और बहुत तेजी से एक कम्युनिटी में फैलती है। मतलब एक छोटे से समय में एक कम्युनिटी में बहुत तेजी से फैलने वाले रोग को हम लोग क्या बोलते हैं, महामारी बोलते हैं या एपिडेमिक बोलते हैं, ठीक। अच्छा, अब कोई ऐसा एपिडेमिक, कोई ऐसी महामारी जो बहुत बड़े एरिया में फैल जाए, मतलब वो कंट्री बाउंड्रीज को भी क्रॉस कर दे या कॉन्टिनेंटल बाउंड्रीज को भी क्रॉस कर दे, ठीक है ना, देशों से बाहर महाद्वीपीय बाउंड्री को भी क्रॉस कर दे, तो उसको हम लोग बोलेंगे पैंडेमिक या वैश्विक महामारी, ठीक है। फॉर एग्जांपल पैंडेमिक का जो एग्जांपल है ये है कोरोना वायरस रोग या कोविड-19 डिजीज, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड जो है ये फैल चुका है, ठीक है। तो ऐसा एपिडेमिक, ऐसी महामारी जो पूरे वर्ल्ड में फैले या कहा जाए तो बहुत सारे देशों में फैले, कॉन्टिनेंटल बाउंड्रीज को क्रॉस करे, वो कहलाता है पैंडेमिक। छोटी सी जगह पर है तो वो कहलाएगा एपिडेमिक। अच्छा, दूसरा एक टर्म आता है आउटब्रेक, हिंदी में इसको कहा जाता है प्रकोप। तो आउटब्रेक जो है ये सडन इंक्रीज को कहा जाता है यदि किसी भी रोग का जो अकरेंस है, ठीक है ना, किसी भी रोग का जो अकरेंस है उसमें अचानक से वृद्धि आने लगे, ठीक है ना, बीमारी की घटनाओं में अचानक से यदि वृद्धि आने लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं आउटब्रेक बोलते हैं या प्रकोप बोलते हैं। तो ये 3 टर्म भी आपको याद रखना है जो डिजीजेस से रिलेटेड है और इनके बारे में हाल ही में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हुए हैं कि एपिडेमिक क्या होता है, पैंडेमिक क्या होता है, आउटब्रेक क्या होता है, खास करके जब से कोरोना वायरस की स्प्रेडिंग हुई है तब से, मतलब जनवरी फरवरी या मार्च 2020 से ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलेंगे और अभी आने वाले एग्जामों में ये आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए ये तो हमने डिस्कस कर लिया हमारा जो है बीमारियों के बारे में कि बीमारियां क्या होती हैं, रोग क्या होती हैं, वो भी हमने डिस्कस किया ह्यूमन डिजीजेस के, मानव रोग के बारे में, ठीक। अब जो है यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ऐसा लगता है कि आपके दूसरे दोस्तों को भी फ़ायदा दे सकता है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।